नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे अभिव्यक्ति और माध्यम से, जो कि कक्षा 12वीं की है पुस्तक। कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतरण। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कविता कैसे करते हैं, कहानी कैसे लिखी जाती है और नाटक नाटक के कौन कौन से तत्व होते हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं कि कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतरण। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कहानी को नाटक के रूप में बदलने के उद्देश्य क्या क्या होते हैं। जिस पाठ को हम पढ़ेंगे तो इसके उद्देश्य हम इसके अंत तक समझ पाएंगे। इसमें इसके अंतर्गत हम समझेंगे कि कहानी क्या है, कहानी के तत्व कौन कौन से हैं, नाटक क्या है, नाटक के तत्व कौन कौन से हैं, कहानी और नाटक का संबंध क्या है, अर्थात कहानी और नाटक में समानताएं क्या हैं और अंतर क्या है। कहानी का नाट्य रूपांतरण कैसे करें, नाट्य रूपांतरण की चुनौतियां कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कहानी आखिर है क्या। कहानी हिंदी में गद्य लेखन की एक विधा है। 19वीं सदी में कहानी का विकास हुआ था। यह साहित्य की सभी विधाओं में सबसे पुरानी विधा है। यह जनजीवन में सबसे अधिक लोकप्रिय है। यह एक ऐसी सोच है जो आगे चलकर कहानी का रूप ले लेती है। प्रत्येक कथा साहित्य में मूलतः एक कहानी होती है। जब हम छोटे थे हम भी अपने दादा दादी नाना नानी से कहानियाँ सुना करते थे और ये परंपरागत विधा है, एक सबसे पुरानी विधा है, क्योंकि बच्चा शुरू से ही कहानी सुनने का शौकीन होता है। कहानी की परिभाषा क्या है। भारतीय गांव की गीता गाने वाले कलम के सिपाही मुंशी प्रेमचंद के अनुसार कहानी एक ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथा विन्यास सब उसी एक ही भाव को पुष्ट करते हैं। यह एक ऐसा रमणीय उद्यान नहीं है जिसमें भांति भांति के फल फूल बेल बूटे इत्यादि सजे रहें, अपितु एक ऐसा गमला है जिसमें एक ही पौधे का माधुर्य अपने समुन्नत रूप में दृष्टिगोचर होता है। कहानी के तत्व कौन कौन से हैं। कहानी का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है कथानक, अर्थात विषय वस्तु कि कहानी की कथा वस्तु आखिर है क्या। उसके बाद आते हैं इसका जो मुख्य तत्व है, उस कहानी में उत्पन्न होने वाले उसके पात्र, उनका चरित्र कैसा है, चरित्र चित्रण उनका, उसका कथोपकथन कैसा है कि एक पात्र दूसरे पात्र से क्या बात करता है, यानी कि क्या संवाद करता है। कहानी का वातावरण या देश काल क्या है, किस देश की कहानी है और वहाँ का वातावरण कैसा है। कहानी को लिखने का उद्देश्य क्या है और उसकी भाषा शैली क्या है। अब आता है नाटक क्या है। नाटक काव्य और गद्य का एक रूप है जो रचना श्रवण द्वारा ही नहीं अपितु दृष्टि द्वारा भी दर्शकों के हृदय में रसा अनुभूति कराती है। उसे नाटक या फिर दृश्य काव्य कहते हैं। भारत में नाटक साहित्य एक ऐसी विधा है जिसमें लंबी परंपरा पाई जाती है। भारत में ही नाट्य शास्त्र की रचना सबसे पहले हुई थी। नाटक को दूसरे शब्दों में रूपक भी कहा जाता है। अब आता है कि नाटक की परिभाषा क्या है। नाटक नट शब्द से निर्मित हुआ है। नट का अर्थ होता है तमाशा दिखाने वाला, अभिनय करने वाला, यानी जिसका आशय हम ये भी ले सकते हैं कि सात्विक भावों का अभिनय। आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार नाटक शब्द का अर्थ नट लोगों की क्रिया से है। दृश्य काव्य की संज्ञा रूपक है
और रूपकों में नाटक सबसे मुख्य है। इसलिए नाटक को रूपक मात्र भी माना जाता है, अर्थात रूपक मात्र को नाटक भी कहते हैं। अब नाटक के तत्व क्या हैं? अधिकतर जो तत्व हैं नाटक के वो कहानी से मिलते जुलते होते हैं। सबसे पहले तो कथानक, यानी कि नाटक भी तो एक कहानी ही है ना। वो ये अलग बात है कि नाटक में पात्र जो है अभिनय करते हैं, है तो एक कहानी ही। तो सबसे पहले इसका तत्व है कथानक। पात्र, पात्र या उनका चरित्र चित्रण, कथोपकथन यानी कि संवाद, उसका देश काल और वातावरण, नाटक का उद्देश्य, नाटक की भाषा शैली, और जो पात्र अभिनय करते हैं, यानी कि इसका एक मुख्य तत्व और भी है अभिनेता। नाटक के तत्वों के पश्चात आता है कहानी और नाटक का संबंध क्या है। कहानी और नाटक दोनों ही गद्य साहित्य की महत्वपूर्ण विधाएं हैं। इनमें जहां एक और अनेक समानताएं हैं तो दूसरी ओर असमानताएं भी हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कहानी और नाटक में समानताएं क्या है। कहानी और नाटक दोनों में एक कथानक अवश्य होता है, यानी कहानी का विषय वस्तु तो है ही। दोनों में ही इस कथानक का आरंभ, मध्य और अंत होता है। हर कहानी में आरंभ होता है, मध्य होता है और अंत होता है। कहानी और नाटक में पात्रों की योजना अवश्य होती है। कहानी और नाटक दोनों में संवादों का प्रयोग होता है। कहानी और नाटक दोनों में ही परिवेश यानी कि वातावरण होता है। अन्य समानताएं और भी हैं ये। कहानी और नाटक दोनों में कम से कम एक उद्देश्य अवश्य होता है। कहानी और नाटक दोनों में भाषा और शैली नामक तत्व होते हैं। कहानी और नाटक दोनों में ही पात्रों के मध्य में द्वंद्व पाया जाता है, यानी एक पात्र यदि किसी बात के अनुकूल है तो दूसरा प्रतिकूल पाया जाता है। और इसके द्वारा ही ये एक मुख्य आप कह सकते हैं इसका तत्व है, क्योंकि यदि किसी कहानी या नाटक में द्वंद्व नहीं है तो वो प्रभावशाली नहीं हो सकता। जब तक कोई विरोधी उत्पन्न नहीं होगा तब तक कोई भी बात प्रभावशाली नहीं हो सकती। कहानी और नाटक दोनों में चरम उत्कर्ष पाया जाता है। अब आते हैं हम कहानी और नाटक में असमानताएं। कहानी का संबंध लेखक अर्थात कहानीकार और पाठक से जुड़ता है, जबकि नाटक का संबंध नाटककार, निर्देशक, पात्र, दर्शक या पाठक आदि से जुड़ता है। कहानी केवल पाठ्य अर्थात पढ़ी जाने वाली साहित्यिक विधा है, जबकि नाटक पाठ्य या दृश्य साहित्यिक विधा, यानी नाटक को हम देख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। इसमें अभिनेता नामक तत्व होता है जो कि कहानी में नहीं होता है। कहानी में कहानीकार प्राय वर्णनात्मक शैली अपनाकर अपनी प्रत्यक्ष उपस्थिति दर्ज करा सकता है, जबकि नाटक में नाटककार प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित नहीं रहता है। कहानी का कथानक भूतकाल, वर्तमान काल या भविष्य काल की घटनाओं पर आधारित हो सकता है, किंतु नाटक में कथानक को वर्तमान काल में ही जीवंत रूप में दर्शाया जाता है, फिर भले ही उसका कथानक ऐतिहासिक अर्थात भूतकाल की घटनाओं पर ही आधारित क्यों ना हो। ये इसलिए क्योंकि नाटक को हम जीवंत रूप में मंच पर प्रस्तुत करते हैं तो वो हमें वर्तमान काल में ही दिखाना पड़ता है। अब आता है हमारा मुख्य विषय, कहानी का नाट्य रूपांतरण कैसे करें। कहानी को नाटक में रूपांतरित करने के लिए कई सोपानों को पार करना पड़ता है। वो कौन कौन से सोपान हैं? कथानक का रूपांतरण किया जाता है, दृश्यों का रूपांतरण, संवादों का रूपांतरण, पात्रों का नाट्य रूपांतरण, मन के द्वंद्व का रूपांतरण और अच्छे नाटकों को देखना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कथानक का रूपांतरण कैसे करते हैं। कहानी के कथानक में जितनी भी घटनाएं हैं उन्हें समय और स्थान के आधार पर अलग अलग किया जाना चाहिए। एक स्थान पर एक ही समय पर घटने वाली एक घटना के आधार पर नाटक का दृश्य तैयार किया जाना चाहिए। ये ऐसा होता है कि नाटक को हम मंच पर रूपांतरित करते हैं, मंच पर अभिनय करके दिखाते हैं, तो बार बार कोई भी जो घटना घट रही है उसे हम एक ही दृश्य में तैयार करें, क्योंकि मंच पर बार बार दृश्य का परिवर्तन करना संभव नहीं है।
कहानी के कथानक का नाट्य रूपांतरण करते समय यह ध्यान भी रखना चाहिए कि प्रत्येक दृश्य का तार्किक विकास कथानक के अनुसार हो रहा है या फिर नहीं। अब कहानी की कथानक की कोई घटना नाटक के विकास में यदि बाधा उत्पन्न करती है तो ऐसी घटना को नाटक के कथानक के रूप में सम्मिलित नहीं करना चाहिए। कथानक के प्रत्येक दृश्य का एक आरंभ, मध्य तथा अंत होना चाहिए तथा उसे अपने अगले दृश्य से जुड़ा हुआ प्रतीत होना चाहिए। कहानी के कथानक में ऐसी कोई घटना का वर्णन नहीं होना चाहिए जिसे नाटक में अभिनय के दौरान रंगमंच पर दिखाना असंभव हो। तब उस दृश्य को हम क्या करते हैं कि ध्वनि, संगीत आदि के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं और इसे करना भी चाहिए, क्योंकि ऐसे कई दृश्य होते हैं जिसे रंगमंच पर लाइव प्रस्तुत करना संभव नहीं है, तो हम उनको केवल आभास के द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं। अब आता है दृश्यों का रूपांतरण। एक समय और एक स्थान पर घटित होने वाली घटना के आधार पर नाटक का दृश्य तैयार किया जाना चाहिए। दृश्यों को कथानक के बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाना चाहिए। कहानी के जिन दृश्यों को रंगमंच पर अभिनीत करना कठिन हो, उसे ध्वनि, प्रकाश या स्वगत कथन आदि के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहिए। स्वगत कथन वो होता है, पर्दे के पीछे से आवाज़ आती है और हम उसे मन ही मन बोलते हैं, तो उसे कहा जाता है स्वगत कथन। दृश्यों का रूपांतरण। कहानी के वे दृश्य जो अनावश्यक हो, जिसके न होने पर कथानक पर कोई भी विपरीत प्रभाव न पड़ता हो, उन्हें नाटक से हटा देना चाहिए। प्रत्येक दृश्य अपने से अलग दृश्य से जुड़ा हुआ प्रतीत हो, इसके लिए कहानी के दृश्यों को व्यवस्थित क्रम में रखना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं, ईदगाह कहानी की घटनाओं के आधार पर ये दृश्यों का रूपांतरण किया गया है। पहले 4 दोस्त मेले में जाते हैं, आपस में बातें करते हैं, उसके पश्चात वो कुछ खरीदते हैं। उसके बाद हामिद अपनी दादी के पास आता है, वो उसे बताता है कि वो उसके लिए चिमटा खरीद कर लाया। तो इस तरह से इन दृश्यों को उसके अनुसार व्यवस्थित किया जाता है और तत्पश्चात उसे मंच पर प्रस्तुत किया जाता है। संवादों का रूपांतरण। नाटक में संवादों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, अतः संवाद बड़े ही सहज रूप से लिखे जाने चाहिए। कहानी में संवाद यदि लंबे हैं तो उन्हें छोटे छोटे संवादों में बदल देना चाहिए, ताकि मंच पर अभिनय के दौरान लंबे संवादों में तारतम्यता बनी रहे। कहानी में कुछ संवाद पर्याप्त नहीं हैं या फिर वे किसी घटना, तथ्य उल्लेख करने के लिए उसमें नहीं प्रस्तुत हो रहे हैं, तब उसके नाट्य रूपांतरण में नए संवाद लिखे जाने चाहिए। कई बार कहानी में ऐसा होता है कि उसमें हम उन शब्दों को संवाद के रूप में प्रस्तुत कर ही नहीं सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, उस नाट्य रूपांतरण करते समय उसके अंदर कुछ नए संवाद लिखकर जोड़ देते हैं। नाट्य रूपांतरण करते समय जो संवाद लिखे जाएं वे कथानक में सहायक हों, पात्र अनुकूल हों, रोचक हों तथा कथानक से संबंधित हों, बोधगम्य हों, ताकि दर्शकों को आसानी से समझ में आ सके। अब आप देखते हैं कि अमरकांत के द्वारा कहाँ रची गई कहानी दोपहर का भोजन, इसके तीसरे दृश्य के संवाद कैसे हैं। जैसे सिद्धेश्वरी कहती, क्या बात है बेटा, बड़े उदास हो, कोई खास बात है? नहीं माँ। तो फिर इतने चुप क्यों हूँ, कुछ तो बता। क्या बताऊँ माँ, लाला मुझसे दिन भर काम तो लेता है, पैसे देते समय मानो उसकी जान निकलती हो। माँ कहती है, चिंता ना करो, यह सब तो सहना ही पड़ेगा। परंतु माँ, यानी कि एक छोटे से शब्द के द्वारा उसके पूरी बात की, पूरे संवाद की समझ में आ जाती है। पात्रों का नाट्य रूपांतरण। कहानी के पात्र किस काल, संस्कृति से जुड़े हैं, उन बातों को ध्यान में रखते हुए पात्रों का नाट्य रूपांतरण किया जाना चाहिए। कहानी के पात्रों की विशेषता उभारने वाले तथ्यों को संवादों, घटनाओं से इस प्रकार प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि पात्रों की सभी विशेषताएं भी एक हो जाएं। पात्रों के हाव भाव, संवेदना आदि को प्रभावी बनाने के लिए ध्वनि और प्रकाश की सहायता ली जानी चाहिए,
ताकि नाट्य रूपांतरण प्रभावशाली बन जाए। पात्रों की मनोदशा, मानसिक द्वंद्व आदि की को उभार कर प्रकट करने के लिए स्वगत कथन का प्रयोग किया जाना चाहिए। अच्छे नाटकों को देखना चाहिए। कुछ अच्छे नाटक ये हैं। चीफ की दावत का दृश्य देखिए, ईदगाह का दृश्य। कहानी को नाटक में रूपांतरित करने के लिए यह अति आवश्यक है कि अच्छे नाटक देखे जाएं, क्योंकि नाटकों में नई तकनीक, रचनात्मकता, दृष्टिकोण का प्रयोग करने की अपार संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। हिंदी साहित्य में प्रमुख कहानीकारों के नाट्य रूपांतरण के उदाहरण: भीष्म साहनी कृत चीफ की दावत। इस कहानी को नाटक में प्रस्तुत किया गया। प्रेमचंद कृत ईदगाह, और प्रेमचंद कृत जो है पंच परमेश्वर। निर्मल वर्मा द्वारा कृत 1.5 इंच ऊपर तथा धूप का टुकड़ा। ये कुछ अच्छी कहानियां हैं जिसे नाटक में रूपांतरित किया गया है। अब इस प्रस्तुति को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि कहानी क्या है, कहानी के तत्व कौन कौन से हैं, नाटक क्या है, नाटक के तत्व कौन कौन से हैं, कहानी और नाटक में संबंध क्या है, यानी कि क्या समानताएं और क्या अंतर है, कहानी का नाट्य रूपांतरण कैसे होता है, नाट्य रूपांतरण की चुनौतियां कौन कौन सी हैं। तो हिंदी साहित्य में प्रमुख कहानीकारों के नाट्य रूपांतरणों के कुछ ये उदाहरण भी हैं। जैसे प्रेमचंद ने पंच परमेश्वर को नाटक में रूपांतरित किया, निर्मल वर्मा ने 1.5 इंच ऊपर तथा धूप का टुकड़े को रूपांतरित किया। और भी हैं जैसे उदय प्रकाश कृत वारेन हेस्टिंग्स का सांड, और अंत में प्रार्थना। मोहनदास भगवती चरण वर्मा का है रुपया तुम्हें खा गया। अमरकांत का है डिप्टी कलेक्टरी। प्रेमचंद का है मोटेराम शास्त्री। निर्मल वर्मा का है वीकेंड। इन सब अच्छी कहानियों को नाटक में रूपांतरित किया गया है। तो अब आता है न कि नाट्य रूपांतरण की चुनौतियां, यानी नाटक कहानी को नाटक के रूपांतरित करने में हमें किन किन कठिनाइयों का, चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। नाटक में कुछ एक दृश्यों तथा घुड़दौड़ का दृश्य, हजारों सैनिकों की लड़ाई आदि दिखाना असंभव होता है। ऐसे दृश्यों को ध्वनि तथा संगीत आदि के माध्यम से ही दिखाया जा सकता है। कहानी के नाट्य रूपांतरण में एक प्रमुख चुनौती जो सामने आती है वो है पात्रों के द्वंद्व का रूपांतरण करना। इस चुनौती का सामना करने के लिए हम ध्वनि, प्रकाश आदि का विशेष प्रयोग कर सकते हैं और पात्र के स्वगत कथन का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो इसके पश्चात हम देखते हैं कि इस चैप्टर की हम पुनरावृत्ति यदि हम करते हैं कि नाटक की भाषा शैली कैसे होनी चाहिए, तो इसमें 4 उत्तर दिए हुए आप बता सकते हैं। सहज है, स्वाभाविक है, प्रसंगानुकूल है या उपयुक्त सभी। इसका उत्तर है उपयुक्त सभी, क्योंकि नाटक की जो भाषा शैली है वो सहज, स्वाभाविक तथा प्रसंगानुकूल होनी चाहिए। नाटक का सबसे ज़रूरी और सशक्त माध्यम क्या है? भाषा है, पर्दा है, मधुर आवाज है या फिर संवाद है? तो सशक्त माध्यम होता है संवाद। तो इसके बाद आता है कि कहानी कौन सी साहित्यिक विधा है। ये इसमें 4 उत्तर दिए हुए हैं। पाठ्य और दृश्य दोनों, उपयुक्त सभी। कहानी जो है केवल पाठ्य साहित्यिक विधा है। पात्रों की मनोदशा और द्वंद्व का नाट्य रूपांतरण करने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? ध्वनि है, स्वगत कथन है, वॉइस ओवर है, युक्त सभी हैं, उपयुक्त सभी हैं, क्योंकि इसमें हम ध्वनि के द्वारा भी कर सकते हैं, स्वगत कथन के द्वारा भी कर सकते हैं और वॉइस ओवर के द्वारा भी कर सकते हैं। अब आप इसे स्वयं मिलान कीजिए। एक तरफ दिए हुए कहानियों के नाम और एक तरफ हैं इनके लेखकों के नाम। जैसे कहानियां हैं कफन, धूप का टुकड़ा, मोहनदास, चीफ की दावत, और इधर इनके लेखक हैं भीष्म साहनी, उदय प्रकाश, प्रेमचंद, निर्मल वर्मा। तो आप स्वयं बताएं कि किस कहानी को किस लेखक ने लिखा है। अब आप करेंगे अगली जो एक्टिविटी है
उचित शब्द लिखकर वाक्य पूरा करें। कथानक को आगे बढ़ाते हैं और पात्रों के चरित्र पर प्रकाश डालते हैं। तो इन दोनों में से क्या है, कौन करता है ऐसा? संवाद। संवाद जो है कथानक को आगे बढ़ाते हैं। कहानी का केंद्र बिंदु क्या होता है? कथानक होता है। नाटक में कुल 7 तत्व होते हैं। भारतीय परंपरा में नाटक को दृश्य काव्य की संज्ञा दी गई है। कथानक को 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। आप भी जानते हैं कि उसका एक आरंभ होता है, मध्य होता है और अंत होता है। तो बच्चों, आप अभिव्यक्ति और माध्यम से इस पाठ को यानी कि कहानी का नाट्य रूपांतरण कैसे करें, दोबारा से पढ़िए और इसके आंतरिक प्रश्नों को याद करके इस पाठ को तैयार कीजिए। धन्यवाद।